Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई सारे? सब ठीक हो? सबसे पहले एस्पायर अड्डा के सारे एस्पायरेंट्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं मैं आपके लिए, अकाउंटेंसी का। और इसमें जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे। आज जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको लेक्चर में बताया था मैंने कि शुरू में हम आगे डिस्कस करेंगे कंप्लीट जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में, ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज होती क्या है? पहले जर्नल एक वर्ड्स आपने पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था आपको, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक में, ठीक है जी। तो उसमें सारा मिक्स करते हैं हम, सेल का अलग, परचेज का अलग, ये बताया था मैंने आपको। अब ये कैसे करते हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसमें? हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके वेरियस ट्रांजेक्शन होती हैं थ्रू आउट द डे में ना, पूरे दिन में। कभी परचेज करना है, कभी सेल करना है। तो उसी के चलते हुए जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि कितना आउट गया, एक्सपेंसिव कितने हुए, हमने खरीदा कितना, लगाया कितना, स्टॉक कितना है, ठीक है ना, कितने पैसे किसी को देने हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। और थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया बाकी मेरे जितनी भी क्लासेस 3 हुई हैं। तो होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा और आगे भी आप इसी तरह अपना साथ देते रहोगे। तो जर्नल के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपने पीछे पढ़ी हैं, और उसको थोड़ा आपको ब्रीफ में जानने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं वो आप ज़रूरी है, अगर जानोगे तो वो आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। बच्चे, एक होता है पढ़ना किस चीज़ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना, और एक होता है अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना। जैसे अकाउंट्स का आपका एग्जाम है, तो उसमें अकाउंटेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स की है, ठीक है ना। तो वो 30 मार्क्स की आपकी अकाउंटेंसी है। तो हमने देखना है कि 30 में से मैक्सिमम नंबर हम कितने आउट ले सकते हैं। अब मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको, जो मेन आपका क्वेश्चन है। पहले ये बेसिक खत्म होने दो, तो चिंता नहीं करो आप। जैसे आपको मटेरियल मिल रहा है, आप इसी को एज इट इज लिखो और सुनो और समझो। बड़ी बात है चीज को समझना। जिस दिन आपको समझ आ गई ना कि ये चीज क्या है, तो आपके जहन से वो कभी नहीं निकलेगी। अगर आप रट्टा मारोगे एन एसेट्स इज रिसोर्स ओन्ड, वैसा नहीं होगा, समझ गए? वैसा हमें
एक दिन 2 दिन के लिए याद रह सकता है, उससे ज्यादा दिन के लिए मेमोराइज नहीं हो सकता। ठीक है, एक वर्ड पढ़ा था हमने एसेट्स। एसेट्स क्या होता है ये आपको बताया था मैंने, जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो, यही बोला था ना मैंने, यही बोला था कि एसेट्स क्या होता है जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो। ठीक है, लेकिन एसेट्स की टाइप्स भी होती हैं, ये आपने आज पढ़ना है, क्योंकि पहले हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा आपको, जगदम उसी दिन पता है एसेट ये होता है, इसकी टाइप ये होती है, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है डियर, चले आगे। फिर हमने एसेट्स की टाइप्स पढ़नी है, एसेट्स को क्लासिफाइड करना है कि कौन कौन सी इकोनॉमिकल वैल्यू होती हैं कि जिसके हमें रिटर्न्स आता है, इन कन्वर्ट होती है कैश में। ठीक है, तो एक भी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनका फ्यूचर में वो कैश फॉलो करते हैं, जनरेट होती है। तो बेसिकली ये नॉन करंट होती है, फिजिकल होती है, इनटेंजिबल होती है, ऑपरेटिंग होती है, नॉन ऑपरेटिंग होती है। ये सारी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासिफाइड एज पर दी उसकी क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, तो इसको हम आगे चलते हैं कि जानते हैं कि एसेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये आपके ऊपर लेआउट बनाया आपके लिए। एसेट्स की टाइप्स बहुत हैं, पर मैं जो डिस्कस करूंगा वो पहले टाइप्स ऑफ एसेट्स क्लासिफिकेशन में आता है कि आपकी किस 3 तरीके से, एक होती है कन्वर्टेबिलिटी, फिजिकल एक्सिडेंस और यूजेज। कन्वर्टेबिलिटी में आपका पहले आता है करंट एसेट्स, दूसरा आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिजिकल एक्सीडेंट्स में आता है आपका कि टेंजिबल जो आपने पढ़ा है पहले एसेट्स, और इनटेंजिबल एसेट्स आप पढ़ चुके हो, जो दिखता है जिसको हम टच कर सकते हैं और फिजिकली दिखता है, और ये फिजिकली नहीं दिखता और टच नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, गुडविल हो गया, है नहीं, ये मैंने आपको दिखा लास्ट टाइम पढ़ाया था। यूजेस में आता है आपका ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, ये लेआउट ऐसे बनाना है आपने ताकि आपको याद रहे कि एसेट्स होता क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं। चलो हम चलते हैं, उससे पहले जो आपकी कन्वर्टेबिलिटी है, कन्वर्टेबिलिटी मीन्स होगा कन्वर्ट होना इन इन फॉर्म ऑफ कैश, है नहीं, तो उसको कन्वर्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल जो करंट एसेट्स है उसके ऊपर चलते हैं ना, तो फिर कन्वर्ट देखते हैं कैसे कैश में कन्वर्ट होता है। कन्वर्टेबिलिटी में चलेंगे तो करंट एसेट्स आता है। करंट एसेट्स ऐसा एसेट होता है जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है ना, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में। और इसको कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा एसेट आप बोलोगे सर। देखो कैश तो एक खुद ही कैश है ना, जो एग्जांपल नीचे दी है। Current assets are assets that can be easily converted into cash and cash equivalent typically within a year, एक साल के अंदर ना। Current assets are also termed as liquid assets। क्या बोलते हैं इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, लिक्विड एसेट्स। ठीक है जी, अब एग्जांपल देखते हैं। कैश है एग्जांपल इसकी, कैश के इक्विवेलेंट कुछ जो भी होगा जिससे हमारी कैश आ सकती है वापस। जैसे स्टॉक है, कोई दुकान आपने मोबाइल की शॉप खोली है, चाहे आपने शूज की शॉप खोली है, जो आपका अंदर स्टॉक पड़ा है ना, वो विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर बिक जाएगा। आज आपने माल डलवाया, 1 महीने में खत्म या 10 दिन में खत्म, मतलब एक साल के अंदर उसकी रिकवरी हो जाएगी। जो आपने पैसे कैश में कन्वर्ट करने हैं वो आपका स्टॉक है। उसकी मार्केट सिक्योरिटी क्या है, मार्केबल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद ऑफिस सप्लाई। ठीक है ना, ये आपकी कैश में कन्वर्ट होना है विद इन साल में। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। और दूसरा आप इसी को समझ लोगे, इसी का रेसिप्रोकल होता है दूसरा एसेट्स कन्वर्टेबिलिटी में, लेकिन ये फिक्स्ड होता है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंटेबल एसेट्स। ठीक है जी, नॉन करंटेबल इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि ये विद इन 1 ईयर नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए एसेट होता है। इसकी जो कन्वर्टेबिलिटी है वो साल के अंदर हो सकती है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसके अंदर इसकी कन्वर्टेबिलिटी हो सकती है।
जो नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन नॉट बी इजिली एंड रेडियल कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नॉन करंट एसेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज फिक्स्ड एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स अलग अलग इसको हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं. ठीक है बच्चे. इसमें जो एसेट हार्ड एसेट्स भी बोलते हैं इसको. एग्जांपल हो गया लैंड. आज आपने एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट की कीमत है 35 लाख. यही चीज अगर आप 5 साल के बाद इस प्लॉट को सेल कर दोगे, इसकी आपको वैल्यू मिलेगी 85 लाख अराउंड अबाउट. देखा, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की और इतने आपको मिल गए विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ 5 ईयर्स. कहने का मतलब यह है कि अगर यही आपने लैंड ली, इसके ऊपर इसी प्लॉट के ऊपर आपने बिल्डिंग बना दी, इसी के ऊपर आपने बिल्डिंग 3 स्टोरी बना दी ना. इसी को आपने रेंट दे दिया. उसी रेंट की रेंट आपको आता रहेगा पर मंथ. रेंट आपको 30,000 रुपया आ रहा है. ठीक है, 30,000 रेंट भी आ रहा है आपको. क्या हुआ, आपने लैंड भी ले ली, बिल्डिंग बना दी उसके ऊपर, और इसी को दोनों को आपने मंथली पैसे आने शुरू हो गए. अगर आपने इसमें 30,000 रुपया किराया आ रहा है आपका, तो मंथली भी पैसे आपके आ रहे हैं. अगर आप चाहो 10 साल के बाद इसको बेच दो, सेल कर दो, स्लो कर दो. कर दिया. अब इसको हम सेल कर देंगे. इसी की कीमत 35 लाख और 30 लाख, ये 65 हो गया. आपको राउंड अबाउट 1.35 करोड़ मिलेगा. ठीक है, प्रॉफिट भी हुआ, आपने उसका रेंट भी खा लिया. जो आपका रेंट में से ही आपका जितना भी ये रेंट वाला था, रेंट से आपकी अपना 35 लाख आ गया. तो आपको प्रॉफिट हुआ ना. मतलब कि ये हो गया फिक्स्ड है. आप चाहो तो उसको बेच सकते हो, आप चाहो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद नहीं बेचो, उसके ऊपर रेंट खाते रहो. उसके चलो एक चीज और एग्जांपल सबको मैं जोड़ता हूं. लैंड आपने प्लॉट ले लिया ना. ठीक है, आपने प्लॉट ले लिया. अगर आपने प्लॉट ले लिया तो इसको देखो, आपने लैंड भी ले ली, प्लॉट भी ले लिया, बिल्डिंग बना दी. ठीक है, मैं इसी आपकी जितनी भी एग्जांपल्स है ना, आप इसको पूरा कवर आउट करता हूं ताकि आपको एसेट्स भूले ही ना कभी. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, कोई बात नहीं. अगर आपके जहन में इस चीज को मैंने डाल दिया, कामयाब हो गया डालने में. लैंड होगी, ये आपकी लैंड आ गई, ये आपका प्लॉट आ गया, बीच में बिल्डिंग आ गई. ठीक है, बिल्डिंग के बीच में आपने मशीनरी भी लगा ली. ठीक है, आपने मशीनरी निकाल ली, इक्विपमेंट लगा दिया इसमें ना, फैक्ट्री बना दी, कुछ भी बना दिया ना. ठीक है, बना दिया. अब इसमें आपने फैक्ट्री बना ली, इसमें माल डाल दिया, फैक्ट्री तैयार होगी आपकी 30 लाख की या 40-50 लाख की. ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 1-1.5 करोड़ के बीच में होगी. अब क्या हुआ, आपकी फैक्ट्री बन गई. आप कभी भी इस फैक्ट्री को सेल कर सकते हो, इस फैक्ट्री से कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. आपका डेली अर्निंग भी हो गया, और आने वाले 10-20 साल के बाद, 30 साल के बाद आपके बेटा हुआ तो उसने इसको बेच दिया. ठीक है, तो इसको सेल कर दिया, तब इसकी वैल्यू बन गई 10 करोड़. ठीक है जी, क्लियर.
तो आपको ये वाले पैसे भी मिल गए, आपने डेली रूटीन में भी इसके अर्निंग कर ली। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लैंड को बेचोगे तब भी आपका फिक्स्ड पैसे आएंगे, उसके ऊपर बिल्डिंग बना के किराया लोगे तब भी रूटीन में पैसे आएंगे, और बाद में आपको प्रॉफिट होगा। मशीनरी लगाओगे, अपनी फैक्ट्री लगा लो। मेरी बात को फॉलो अप करो कि मैं कहना चाहता हूं कि आपको उसका रेकरिंग रेवेन्यू आना ही आना है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड और करंट एसेट्स। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चले आगे प्यारे बच्चों, चलो फिर चलते हैं आगे ना, देखते हैं आगे क्या है। आगे फिजिकल ये पढ़ाया मैंने आपको ना, लास्ट में पढ़ाया ना मैंने आपको पढ़ाया टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या हुआ? जो फिजिकल एक्सीडेंट्स है, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। ये पढ़ाया था मैंने आपको कल। ठीक है, इंटेंजिबल क्या हो गया? इंटेंजिबल गुडविल होगी, पेटेंट हो गया, ब्रांड हो गया, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क हो गया। ये जो चीजें हैं ये कल मैंने पढ़ाई थी, जिसको हम फिजिकली टच भी नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे, चले चले चले। यूजेस में क्या आ गया? ऑपरेटिंग एसेट्स, जैसे कैश है, कैश को हम यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, ऑपरेटिंग एसेट्स में कैश एग्जांपल है जो इसकी। ऑपरेटिंग एसेट्स आर रिक्वायर्ड इन द डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो डेली चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना। इन वर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स जनरेट रेवेन्यू कंपनीज बिजनेस। ठीक है, एग्जांपल ऑपरेटिंग एसेट्स कैश हो गया, मेन जो आपका डेली रूटीन में चलाने के लिए स्टॉक लाना है तो भी पैसे चाहिए, तो स्टॉक पड़ा तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है। एग्जाम्पलों की कमी नहीं रखी मैंने आपके लिए। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या हो गया? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हमने, जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आर एसेट्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड डेली बिजनेस। ये डेली बिजनेस यूज नहीं होता, ये स्टिल जनरेट द रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। इंटरेस्ट ऑफ इनकम, फिक्स डिपॉजिट, आपने एफडी करा दी कितने? 3 साल के लिए। आपका रेवेन्यू ये खुद जनरेट करेगा, जो आपका इसके आएगी, क्या बोलते हैं, क्या आएगी? एफडी की इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना? चले आगे। और करंट में एक जो एग्जांपल जो मैंने दे दी, ठीक है, बड़ी है, इतनी बहुत है, ज्यादा एग्जांपल देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगला हमारा जो है टॉपिक वो आ गया जी, क्या आ गया? हाँ जी, क्या आ गया? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी मैंने पढ़ाया आपको, क्या होता है लाइबिलिटीज? बताओ बताओ, शाबाश। लाइबिलिटीज क्या होता है? कर्ज। ठीक है जी, लोन, ये होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ प्राइमरी लाइबिलिटी, करंट, नॉन करंट, ये सारा आगे पढ़ाऊंगा। इसकी क्या 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 बोलते हैं, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन है। अगर देखो ना किसी को तो बैंक से लोन लेना पड़ता है ना। अगर कोई कंपनी चलानी हो, किसी चीज फर्म को चलाना हो, तो हमने 10 साल में ले लिए तो उसको 1 साल में थोड़ा चुप वापस करेंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइबिलिटीज की भी टाइप होती है, करंट होती है, एक नॉन करंट होती है। ठीक है, ठीक है, चलें फिर आगे। पहले आ गई करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इस करंट लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी है हमारी, उसमें चलते हैं। और करंट लाइबिलिटी में क्या होता है कि हमने जो भी इसकी 2 टाइप होती हैं आगे। करंट लाइबिलिटी को बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी।
ठीक है जी। ठीक है जी, चले आगे। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में आ गया करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या होता है, जो भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है उसको हमने विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, उसे हमें 1 साल में चुकाना होता है, 1 साल के अंदर। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल जो है वो देता हूं आपको। विद इन 1 ईयर में हमें उसको खत्म करना होता है, क्योंकि अ, उसका जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है विच आर टू बी टू बी पेड विद इन 1 ईयर। क्लियर। देखो, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट को भी पेएबल विद इन 1 ईयर करना पड़ता है। इंटरेस्ट पेएबल वो भी देना पड़ता है। इनकम टैक्स पेएबल वो भी मंथली बिलिंग करनी है उसको भी। बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट होता है बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी के नाम का, जो मैंने बताया था आपको, क्या आर्टिफिशियल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट में उसका नाम होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि अगर आपको 5 लाख अकाउंट में पड़ा है तो बैंक आपको उससे ज्यादा पैसे निकालने की अनुमति देता है। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं लिमिट। उसने अपने गुडविल पे, अपने बैलेंस शीट के भरोसे बताया होता है कि इसकी लिमिट 10 लाख है। अगर इसके पास 10 लाख ऑलरेडी है तो ये 15 लाख किसी को चेक दे सकता है और विड्रॉल कर सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये रहती है कि आपको 1 साल के अंदर ही उसको वापस करना होता है। अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया तो उसको भी ऐसे करना होता है। कुछ 6 मंथ के लोन होते हैं, ईयरली लोन होते हैं। ठीक है, और इसमें कहने का मतलब ये है कि जो पैसा देना है उसको विद इन 1 ईयर में चुकाना होता है। क्लियर है? समझ आ गई करंट की? करंट की समझ आ गई? चले आगे। आगे आती है नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज ना। तो नॉन करंट इसको क्या बोलते थे, नॉन करंट लाइबिलिटी है ये जो लाइबिलिटी होती है इसको हमने 1 साल के अंदर नहीं चुकाना होता, आफ्टर दी 1 ईयर चुकाना होता है। लॉन्ग टर्म होती है ये। क्या होती है ये? लॉन्ग टर्म होती है। जैसे ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है। जैसे अगर आपने लोन लिया, किसी अपने बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, कितना लिया? 50 लाख। 50 लाख। और ये क्या 50 लाख आप 1 साल में दे दोगे? नहीं दोगे ना। इसका आपने 7 साल या 10 साल आपने इसका टाइम रखा होगा। क्लियर है? ये आपकी आ गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है जी। आपने एग्जांपल मैंने दी हुई है। बॉन्ड पेएबल हो गया। बॉन्ड पेएबल में क्या होता है जी, किसी कंपनी ने बॉन्ड साइन कर दिया आपके साथ, ठीक है, वो आपको 8% देगी टेस्ट। ठीक है, और एक होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, और एक होता है लॉन्ग नोट्स। इसमें हो गया, अगर वो आपको शेयर दे रही है, बॉन्ड दे रही है कंपनी के, तो आपने उस कंपनी से बॉन्ड कर लिया, तो उस कंपनी ने आपको 8% पे बॉन्ड कर लिया कि अगर आपने कंपनी में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, कल खुदा ना खास्ता वो कंपनी बंद हो जाती है, आपके साथ बॉन्ड कर लिया उन्होंने कि आपको वो जो आपके 10 लाख के शेयर हैं, जो आपके 10 लाख का एसेट्स हैं, वो बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। इसमें नो रिस्क, रिस्क नहीं होता इसमें। ठीक है जी। ठीक है जी।
मॉर्टगेज पेएबल या कैपिटल जो लीजेज है, कहने का मतलब है कि अगर अपने फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक उसको लोन करेगा, करेगा ना। तो उसकी जो कीमत है 70-80 लाख रुपया वो देगा बैंक, और बैंक बोलेगा आपको इसको 10 साल में चुकाना है, ठीक है। तो ये आपकी होगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आपका बिल्डिंग भी बन गई, आपने पेमेंट भी कर दी, और ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्लियर। जो मेन मुद्दे की बात करने आ रहे थे वो आ रहे थे हम जर्नल के ऊपर, ठीक है। और जर्नल के ऊपर आ रहे थे, ये आपके ऊपर ही सामने इमेज रखी है। जर्नल में हम अलग अलग बुक का देखते हैं ना, उसमें अलग अलग उसको जो भी सेल जो भी रूटीन में होता है उसको देखते हैं। तो इसमें हम डिटेल में नहीं, नॉट इन डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपको अगर इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपने कोई 11th-12th या इसमें ग्रेजुएशन में नहीं पेपर पास करना है, आपने सिर्फ अकाउंटेंसी का पेपर पास करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है, ताकि आपको 30 में से समथिंग नंबर जो 29, 30, 25 मिल सके, आप पेपर अपना क्रैक कर सको। बस इतना पढ़ना आपने, ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। जर्नल में आपको बताया था मैंने एंट्रीज के बारे में ना, नहीं रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, पहले नंबर इसकी जो ये बनाना आना चाहिए ना, ये पहले जो मैंने बनाया ना, ये देखो इसका जो है ना, ये पहला कॉलम आता है, इसके ऊपर डेट लिखी होती है, ये आपने देखी हुई लेजर, ये आपका पर्टिकुलर, ठीक है। ये आ गया लेजर फिलो, ठीक है। और ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेट तो पता आपको, पर्टिकुलर में पता आपको, जो हमने चीज ली और दी वो उसका लिखना, हमने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। तो फॉर एग्जांपल हमने, इसमें दो तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपको उतना बताऊंगा जो आपके दिमाग में बैठ सके। ये क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जैसलिस कैपिटल, इस फर्म का हमारे का नाम है, इसमें हमने इतने पैसे दे दिए, जैक्स बजट लिख लो, कुछ भी लिख लो। कितने पैसे निकाले, 80,000 रुपया। किसके लिए निकाले, बिजनेस के रिलेटेड। याद रखना, इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं आपको। सपोज करो कि हमने फर्नीचर लिया, ठीक है ना, हमने फर्नीचर लिया कितना, कि 80,000 लिख रहा ना, 80,000 का, 80,000 का फर्नीचर लिया। इसमें मेन जो आता है ना, वो मेन आता है कि इसमें क्रेडिट में हमेशा क्या होता है, क्रेडिट में प्लस होता है और डेबिट में माइनस होता है, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें गोल्डन रूल है, आप कल वाला लेक्चर देखना, उसमें एक मैंने गोल्डन रूल बताया था आपको, किसका, किसका, रियल अकाउंट्स का। उसका गोल्डन रूल ये था कि डेबिट्स वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गो आउट, ठीक है। ये लाइन आप देखना कल वाले लेक्चर में, ये मैंने लिखा, मतलब मेन उसमें जो लिखी हुई है। क्या गोल्डन रूल है, किसका, रियल अकाउंट का। क्या था रूल, डेबिट वर्ड कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। देखो एक चीज आएगी दूसरी जाएगी, जो आने वाली है डेबिट में आएगी और जाने वाला वो क्रेडिट से जाएगा। तो हमने, आप सोचोगे
ये 80,000 रुपये आपने ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया। इसमें हमने क्या किया, कोई फर्नीचर अगर लिया, ठीक है, जैसे आप इसको हमने कैश को ऊपर लिखा, यहां भी कैश को ऊपर लिखा। कैश को ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो पैसे निकालने हैं वो किसी न किसी मकसद के लिए निकाले होंगे। जब वो जिस चीज को हमने खरीदा वो डेबिट में आ गया और क्रेडिट में आ गया, जो चीज हमने खरीद के लाई। 80,000 रुपये हमारे पास कैश थी, वो 40,000 रुपये हमारे पास ये कैश है, और किसके लिए हमने कहाँ कर दी, बैंक में डिपॉजिट कर दी, वो क्रेडिट हो गया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसमें दो तरीके से आता है। एक तरीके से आता है कि अगर हमने पैसे निकाले तो किसी चीज को खरीदा, फर्नीचर को खरीदा। दूसरे तरीके से आता है कि अगर हमने पैसे निकाले तो कैश टू कैश हमने बैंक में जमा करा दिए। लिखना इसी तरीके से पड़ेगा आपको। अगर गुड्स परचेज किया तो परचेज्ड अकाउंट लिखेंगे यहां, ये देखो परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट में कोई फर्नीचर ले लिया हमने 5,000 का ले लिया, उसके बाद हमने जो फर्नीचर लिया तो कहां से लिया, गुड्स परचेज बाय कैश, तो इसमें कैश नीचे आ जाएगा। आपने ये देखा दो तरीके हैं इसमें, एक बार क्या आएगा, कैश ऊपर आएगा, तो दूसरी बार जो चीज लिया वो नीचे आएगी। और दूसरा ये है कि जो चीज परचेज किया वो ऊपर आएगी और कैश वाला कॉलम नीचे आएगा। ये दो चीजें आपने दिमाग में बिठानी है बस, ज्यादा आपने इसमें डीप डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि हमने कोई चीज ली, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने लिखा हुआ है कि परचेज किया तो लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट में इतना परचेज हमने उससे किया, उस कंपनी से हमने 10,000 की कोई चीज अपने शॉप के लिए, अपने ऑफिस के लिए मंगवाई, तो किसके लिए क्रेडिट क्या हुआ, गुड्स क्रेडिट हुए। गुड्स कहाँ क्रेडिट हुए, हमारी दुकान पे आ जाएंगे गुड्स वो, तो हमने क्या किया, 10,000 रुपये उसको दे दिया। क्लियर है, इस कंपनी जो नाम लिखा है इस कंपनी को हमने 10,000 रुपया दिया, वहां से हमने कुछ परचेज किया और जो गुड्स परचेज किए वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, स्टॉक में क्रेडिट हो गए। क्लियर है, उसी को हम बेचेंगे तो आगे पैसे कमा लेंगे। ठीक, कुछ पूछना है, इसी में यह है कि एक बार जो हमने चीज ले ली, आपने गोल्डन रूल से काम करो या प्लस माइनस वाले हिसाब से काम करो, वो आपके आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा, आप चाहे जिस मर्जी हिसाब से करो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपने कोई चीज बेची, आपने फर्नीचर बेचा कितने का, कैश में 10,000 का। ठीक है, तो इसमें क्या, फर्नीचर एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। ठीक है जी, फर्नीचर भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। क्लियर है, अब दोनों एसेट है भाई, एक जाएगा दूसरा आएगा। ये तो नहीं है कि आप वहां सामान उठा के ले आओगे पैसे भी नहीं दोगे, तो कैसे लिखोगे, हिसाब कैसे बराबर करोगे। समझे बात को, कि आपने 10,000 का फर्नीचर बेचा और उससे 10,000 रुपये ले लिया, वो कैश कर दिया, वो कैश में आ गया। जब आप कोई चीज दे रहे हो तो ले रहे हो, वो ऊपर आएगा, कैश आएगी ना, कैश ऊपर आएगी। जब आप किसी चीज को खरीद रहे हो, ठीक है ना, पहले हमने कोई चीज दी, जैसे हमने फर्नीचर बेच दिया तो 10,000 रुपये हमारे पास आ गया, तो इसमें क्या होगा, कैश ऊपर आ जाएगी। ठीक है, दूसरे में अगर हमने फर्नीचर खरीदा और कैश दिया तो फिर फर्नीचर आ जाएगा ऊपर और कैश नीचे आ जाएगी। ये दो गोल्डन रूल है जर्नल एंट्रीज के। ठीक है, बाकी आपने ज्यादा दिमाग में नहीं टेंशन लेनी है, आपने सिर्फ ये जो मेरा गोल्डन रूल है इसको फॉलो अप देना है बस। ये गोल्डन रूल कल वाले लेक्चर में मैंने पूरा प्रिंट करके अपने हाथों से लिखा है। क्लियर है, क्लियर है जी, ओके। क्योंकि ज्यादा आपको सिर में दर्द हो जाएगी भाई, क्योंकि ये आपके लिए नई चीज है, तो इसलिए जो मैं समझाना चाहता हूं उसको आप फॉलो अप दो, रिपीट में देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ। और आगे वाला लेक्चर बैक टू बैक ला रहा हूं। मैंने सोचा था कि आज रक्षाबंधन है, आज आपको लेक्चर नहीं छुट्टी रखूंगा, बट नहीं, कलाम साहब बोलते हैं कि जिस दिन कोई आपका त्योहार है या आपका कोई ऐसा त्योहार है तो आप उसमें, मैं क्योंकि उनको फॉलो करता हूं, तो वो बोलते हैं हमेशा कि आप ईद है,
दिवाली है, कुछ भी है ना, रक्षाबंधन है, त्योहार है आपका, तो उस दिन आप डबल काम करो। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए मैंने कहा कि लेक्चर मिस नहीं करना, आपका सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू टाइम खत्म करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लाइक शेयर कमेंट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.